नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। जी हाँ दोस्तों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं 5 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसकी जो परीक्षा में आने की संभावना है 100% की है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो सभी साल हर एक साल परीक्षा में आते हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। तुम अरमानों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम टोपर बनाने से कब तक मुझको रोकोगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। साथ ही साथ आप ऑनलाइन क्लासेस का मजा समय सबसे पहले लेते रहे दोस्तों। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपने आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूरदृष्टि दोष जिसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं दोस्तों। तो इसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष क्यों कहते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है वो दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है, लेकिन अनंत तक की वस्तु को साफ साफ देखता है, लेकिन नजदीक अनंत और नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। नजदीक मतलब 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की वस्तु को वो साफ साफ नहीं देख पाता। ऐसा होता क्यों है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि उसके नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मान लीजिए पहले नेत्र ऐसा था, अब नेत्र लेंस कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी थी क्या हो गई, ये पहले इतनी थी तो अब ये इतनी हो गई, कम हो गई दोस्तों। या फोकस दूरी बढ़ गया, ये लेंस का जो था पहले यहाँ पर काटता था, अब क्या काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ गई। ये दोनों ही कारणों से क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। तो दूरदृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है दोस्तों, तो दूरदृष्टि दोष का उपचार करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है दोस्तों, उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। उत्तल या अभिसारी लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। जैसे एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित ये हम लोग ये नेत्र गोलक को बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, इसको प्रतिबिंब बनाना है। ये 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखी गई है, यहाँ से किरण चल रहा है और ये नेत्र क्या कर रही है, इसको यहाँ पर बना पा रही है दोस्तों। ये अपने रेटिना पर नहीं बना पा रही, यहाँ पर नेत्र का रेटिना है, यहाँ पर प्रतिबिंब को वो बनाने में सक्षम नहीं है। तो क्या हो रहा है दोस्तों कि जब इसी लेंस के आगे में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक उत्तल लेंस डाल दे रहे हैं, तो ये वाला जो किरण है लगता है कि यहाँ से आ रही है, और ये वाला किरण यहाँ से, और ये दोनों कहाँ पर कट जा रहा है, आकर के रेटिना पर कट जा रहा है। इस प्रकार क्या हो जाता है, व्यक्ति साफ साफ देख पाता है। तो उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, और इसलिए इसकी पावर यानी कि क्षमता भी कैसी होगी दोस्तों, धनात्मक ही होगी। तो यदि कोई व्यक्ति आपको ये बोले कि किसी व्यक्ति के चश्मे की क्षमता धनात्मक है, तो उसे कौन सा दोष है, तो उसे दूरदृष्टि दोष है, क्योंकि धनात्मक क्षमता उत्तल लेंस की होगी। और उत्तल लेंस किस में यूज किया जाता है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में यूज किया जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी निकल के आ रहा है, और ये जो प्रश्न है शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग में भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण और उपचार को भी यहाँ बताया गया है। दूरदृष्टि दोष के क्या चीज को बताया गया है दोस्तों, कारण और उपचार को भी यहाँ पर बताया गया, कारण को भी बताया गया और उपचार को भी बताया गया, यानी कि इसका निवारण कैसे कर सकेंगे हम लोग, इसको दूर कैसे कर सकेंगे, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस को। तो ऐसा दोष जिसमें कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है, निकट यानी कि 25 सेंटीमीटर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, दूरदृष्टि दोष होती है। ऐसा क्यों होता है कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी का कम हो जाता है, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये ध्यान रखने का है कारण। इसके लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस जैसे ही लगाते हैं वो क्या कर देता है, अभिसारित कर देता है, उसको जमा कर देता है। जो किरण ने जो दूर छिटक रही थी उसको क्या कर देता है, रेटिना पर आकर के कटान उसका हो जाता है। इस तरह से ये लगने के बाद क्या हो जाता है, उत्तल लेंस इसका जो निकट दृष्टि, ये जो निकट बिंदु था जो 25 सेंटीमीटर से दूर हो गया था, अब क्या हो जाता है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर पर आ जाती है।
दोषी आंख का जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर चली गई थी, वो 25 सेंटीमीटर पर आ जाती है दोस्तों। इस प्रकार दूरदृष्टि दोष का क्या होता है दोस्तों, हम लोग समाधान कर लेते हैं, उपचार कर लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध के SI मात्रक को लिखे। जी हाँ दोस्तों, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा का वो प्रवाह का क्या करता है, रुकावट करता है या अवरोध करता है। क्या करता है, अवरोध करता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। जब वो अवरोध करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक का प्रतिरोध R उसके सिरों के बीच मौजूद विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात होता है। ये फार्मूला से हम लोग निकाल दिए इसका परिभाषा कि R बराबर V/I, यानी प्रतिरोध बराबर विभव बटे धारा। प्रतिरोध बराबर विभव बटे धारा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। ओम को हम लोग ग्रीक वर्ड क्या जो चीज से दर्शाते हैं, ओमेगा से दर्शाते हैं। ये क्या है दोस्तों, ओमेगा। ये क्या है, ओमेगा। और किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, जो इकाई क्षेत्रफल का प्रतिरोध होता है, उसे हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिरोधकता। जिसका जितना ज़्यादा प्रतिरोधकता होगा उतना ही कम, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, धारा को रोकेगा। जैसे चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम है, इसलिए वो अच्छा चालक है। इसी के बीच यदि हम लोग सिरामिक्स की बात करें तो वो सबसे खराब चालक है, सबसे खराब कुचालक है। तो तो प्रतिरोधकता क्या होता है, जैसे नाइक्रोम की ले लें हम लोग, निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु नाइक्रोम, ये क्या तापन अवयव के रूप में यूज होता है। कहाँ पर, हीटर में, आयरन में, और हीटर में, आयरन में, टोस्टर में तापन अवयव के रूप में उपयोग। क्यों, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, यानी प्रतिरोध अधिक होता है। इकाई क्षेत्रफल का प्रतिरोध अधिक होना यानी कि प्रतिरोधकता अधिक होना। तो इससे ये क्या करता है दोस्तों, तो ये नाइक्रोम क्या कर देता है कि जो विद्युत धारा आती है तो उसको रोक लेता है, लाल हो जाता है, जिससे हीट निकलती है और उसका उपयोग हम लोग खाना बनाने या विभिन्न कार्यों में करते हैं दोस्तों। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। और बेजा टारगेट का एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। जी हाँ दोस्तों, तो ये प्रतिरोधकता क्या होता है कि इकाई क्षेत्रफल का प्रतिरोध होता है, जितनी अधिक होगी उतना। नाइक्रोम का क्या, तापन अवयव के रूप में हम लोग यूज करते हैं, हीटिंग मटेरियल, तापन अवयव। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक एक और इम्पोर्टेंट बात, मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों 30,000 ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 30,000 ओम। इसलिए जब हम लोग किसी विद्युत के धारावाही तार के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है दोस्तों, तो हमको बहुत जोरदार झटका लगता है या कई बार हमारी मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए हम लोगों को जो विद्युत धारावाही तार है उससे क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, दूरी बना करके रखनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों, फेन पलवन विधि को संक्षेप में समझाएं। जी हाँ दोस्तों, जिस अयस्क से हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं, अयस्क से धातु का जो निष्कर्षण करते हैं, उसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है सांद्रण। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, सांद्रण का होता है। सांद्रण प्रक्रिया कई तरह से की जाती है, जैसे हाथ से चुन करके कर लेते हैं, फेन पलवन विधि द्वारा कर लेते हैं, या चुंबकीय पृथक्कीकरण विधि द्वारा कर लेते हैं, या गुरुत्व पृथक्कीकरण विधि द्वारा कर लेते हैं। सांद्रण में किया जाता है दोस्तों, तो अयस्क से जो सांद्रण का प्रोसेस होता है उसमें अयस्क से क्या निकाला जाता है, गैंग निकाला जाता है। अयस्क से यदि आप गैंग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अयस्क का सांद्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अयस्क का सांद्रण। उससे गैंग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सांद्रित अयस्क हो जाएगा। गैंग क्या होता है दोस्तों, अशुद्धि होता है, या मैट्रिक्स भी उसको बोलते हैं, या अपद्रव भी बोलते हैं, गंदगी बोलते हैं, बालू कंकर पत्थर बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो कई सारे तरह से हम लोग सांद्रण करते हैं। इसमें फेन पलवन विधि है जो सल्फाइड अयस्कों के लिए अपनाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि एक पात्र में जो है अयस्क को चूर्ण करके और उसमें फेन मतलब झाग निकाला जाता है। झाग कैसे निकाला जाता है, तो ये फफोला आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से हवा डाला जाता है और यहाँ पर कई सारे छिद्र होते हैं। ये जो चूर्णित अयस्क होता है उसमें जाता है तो इससे झाग बनता है। चूर्णित अयस्क में एक पाइन का तेल भी हम लोग डाल देते हैं। क्या डालते थे दोस्तों, पाइन का तेल भी डाल देते हैं। पाइन का तेल डाल करके चूर्णित अयस्क को एक पात्र में रखते हैं और फफोले से जब झाग डालते हैं उसमें, तो क्या हो जाता है, एक झाग के रूप में ये सल्फाइड अयस्क यानी सल्फर ऊपर आ जाती है। उसमें अम्ल मिलाया जाता है, थोड़ा सा अम्ल मिलाने से क्या हो जाती है, वो सांद्रित हो जाती है, कंसंट्रेटेड हो जाती है, जिसको अलग कर लिया जाता है सुखाकर। और पेंदी के नीचे में कौन बैठता है, अशुद्धि बैठता है जी दोस्तों। पेंदी के नीचे में कौन बैठता है, यहाँ पर अशुद्धियाँ बैठ जाती है। इस प्रकार फेन पलवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क को हम लोग अलग करते हैं। जैसे CuFeS2, ये क्या है, Fe और इसमें H2 सल्फर है, तो इसको हम लोग फेन पलवन विधि से अलग कर सकते हैं। कोई भी सल्फाइड अयस्क जो भी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फेन पलवन विधि से अलग कर सकते हैं। ये सल्फाइड अयस्क के लिए स्पेशली यूज किया जाता है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग के लिए भी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 विलयन को मिलाया जाता है, तो अभिक्रिया के पश्चात एक श्वेत रंग का पदार्थ, श्वेत यानी व्हाइट,
निर्माण होता है, जल में अविलय होता है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड AgNO3 से अभिक्रिया कर रही है और यहाँ पर एक अवक्षेप बन रहा है AgCl, नीचे ये बैठ जाएगा विलयन में और NaNO3 बन रहा है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का अवक्षेप को हम लोग नीचे तीर के निशान के द्वारा दिखाते हैं। ये व्हाइट कलर का होता है, इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, चमकेगा। ये AgCl क्या होता है, चमकता है। ये यहाँ पर इस अभिक्रिया को देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहलाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो सोडियम होता है प्लस होता है, क्लोरीन क्या होता है माइनस होता है, उसी तरह से Ag प्लस होता है, ये दोनों आयन में टूट जाती है और एक दूसरे का क्या होता है, ये अदला बदली, सोडियम नाइट्रेट से मिल जाता है और Ag क्या मिलता है, क्लोराइड से मिल जाता है, ये अदला बदली हो जाती है। तो जब भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कि कोई भी दो यौगिक आपस में अपने आयनों की अदला बदली करते हैं, किसकी अदला बदली, आयन की, ये प्लस धनायन है और ऋणायन दोनों की अदला बदली कर रहे हैं। कौन? ये सोडियम के साथ कौन कर रहा है, नाइट्रेट में चला जा रहा है और Ag किसके साथ चला जा रहा है, क्लोराइड के साथ। तो आयन की क्या हो रही है दोस्तों, आयन की क्या हो रही है, आयन की क्या हो रही है, अदला बदली हो रही है। ये इधर जा रहा है और ये इधर से इधर आ रहा है। तो आयन की जब अदला बदली होती है तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो उदाहरण है आपका NaCl प्लस AgNO3 टेंड्स टू AgCl प्लस NaNO3, दोनों ही अभिक्रिया का उदाहरण है। अवक्षेपण का भी उदाहरण है, साथ ही साथ उभय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों। आप यहाँ पर दो दो प्रश्न को एक साथ हल कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर, रक्त के मुख्य कार्यों को लिखे। जी हाँ दोस्तों, रक्त हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे शरीर में 5.6 लीटर रक्त पाया जाता है दोस्तों, 5.6 लीटर, जो हमारे बॉडी वेट का 7% से कितना होता है, 10% होता है। और इतना ही नहीं, रक्त हमारे लिए बहुत सारे काम को करता है। जब रक्त क्या होता है, थक्का बनाने में मदद करता है, यदि कहीं बढ़ने लगे तो ये हमारे शरीर के तापमान को स्थिर रहता है। और रक्त में बहुत सारे कण पाए जाते हैं, RBC WBC प्लेटलेट, उसमें से जो RBC होता है दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है, रक्त के RBC में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑक्सीजन से क्या निकलती है दोस्तों, ऑक्सीजन जो कोशिका में जाता है तो उससे क्या निकलता है, तो उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एक हेमोग्लोबिन 4 आयरन से जुड़ता है जो, तो जैसे एक ट्रक के 4 पहिया होते हैं उसी तरह से एक हेमोग्लोबिन 4 आयरन से जुड़ता है। अब ब्लड में कम से कम 11.5 से 13.5 प्रति mmQ क्या होना चाहिए, हेमोग्लोबिन होना चाहिए। तब वो ब्लड अच्छा ब्लड यानी कि इफेक्टिव या प्रभावकारी ब्लड कहलाएगा दोस्तों। और ये ऑक्सीजन को कौन ढो के लेके जाता है, इसकी रफ्तार लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड हेमोग्लोबिन लेके जाता है। और इससे क्या होती है, ये हेमोग्लोबिन लाखों किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ले जाती है। और ये हेमोग्लोबिन कहाँ पहुँचाती है इस ऑक्सीजन को, जहाँ पर पचा हुआ भोजन पहुँचता है। पचा हुआ भोजन भी छोटी आंत के द्वारा कैसे पहुँचता है, वो रक्त के द्वारा ही पहुँचता है। 600 खरब कोशिकाएं हमारे शरीर में और 92,000 किलोमीटर रक्त वेसल से, ब्लड वेसल 92,000 किलोमीटर, 92,000 किलोमीटर क्या है दोस्तों, रक्त में वेसल्स है। ये इतना दूर तक कौन पहुंचाता है, 600 अरब कोशिका। ये ब्लड वेसल्स जो छोटी आंत में जो भिलाई होती है छोटी छोटी, वो रक्त को एब्जॉर्ब करके उसको सांद्रीकृत करके 600 अरब कोशिका तक पहुंचा देती है। और फिर हेमोग्लोबिन जो होता है वहाँ पर ऑक्सीजन पहुंचा देता है। ये सारे कोशिकाओं में जो पहुंचता है पचा हुआ भोजन, उसको तोड़ करके ऊर्जा का उत्पादन करता है। साथ ही साथ ब्लड क्या करता है, संक्रमण से हमारी सुरक्षा करता है। जो ब्लड में पाया जाता है दोस्तों WBC, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना सैनिक या पढ़हरी, क्या बोलते हैं, सैनिक या पढ़हरी बोलते हैं शरीर का, या फेगोसाइट्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो बाहर से जो आता है उसको, बाहर से जो एंटीजेंस आते हैं या कीटाणु आते हैं उसको क्या करते हैं, ये मार करके खा लेते हैं WBC। इस तरह से हमारे शरीर की संक्रमण से रक्षा करते हैं दोस्तों। तो ब्लड का जो ये प्रेशर होता है, जो ब्लड वेसल्स में जो चलती है 92,000 ब्लड प्रेशर में, वो दाब डालती है। और हार्ट खुलता है बंद होता है, इससे क्या होता है, वो दाब बढ़ता घटता है, जो कि 80 और 120, 80 mm सिस्टोलिक और डायस्टोलिक और 120 सिस्टोलिक दाब होता है। और आपको पहले ही बता दिया गया दोस्तों कि ब्लड हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये शरीर के दाब को भी स्थिर रखता है दोस्तों। तो फिर चलते हैं अगले अंक में, अगले अपने सेगमेंट पे, मोटिवेशनल शायरी का सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ तुम कितने कंकड़ मारोगे, मैं सागर से भी गहरा हूँ तुम कितनी कंकड़ मारोगे,
चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम टॉपर बनाने से कब तक मुझको रोकोगे, अपने छात्रों को टॉपर बनाने से कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, दोस्तों के बीच में शेयर कर दे, चैनल पर नए आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा टारगेट का एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर देना। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आर के भारती, आपका होस्ट और दोस्त, अपने मेजर टारगेट के टीम के साथ आपसे विदा लेता हूं, इसी उम्मीद के साथ कि फिर एक बार नए और अच्छे असरदार संकलन के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय